मिथिलांचल का देखिए, जैसे अब डेटा आ गया है मिथिलांचल में एनडीए आगे। अभी राहुल जी जो बात कही रहे थे, मिथिलांचल में 70 में से 50 से 55 सीटें, ये मेट्राइज का जो सर्वे है, एग्जिट पोल, वो बता रहा है मिथिलांचल में मतलब एक तरफा एनडीए के लिए रुझान दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल में 50 से 55 सीटें, और दूसरी ओर महागठबंधन को केवल 18 से 23 और जन स्वराज को अधिकतम 1 सीट, अन्य को अधिकतम 8 सीट। तो ये तो लैंडस्लाइड ही है जैसा प्रदीप जी ने कहा था। मिथिलांचल लेकिन एक फेवरेबल टेरिटरी रही है एनडीए के लिए, और इस बार ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से एनडीए की झोली में जाता हुआ दिख रहा है। सर नहीं, ऐसा है सौरभ जी, देखिए जाति की बात जो बिहार के चुनाव के लिए होती है, ये एक मिथक है। हर राज्य में जाति प्रभावित करती है चुनाव को, केवल बिहार ऐसा नहीं है जहां जाति का असर है। दूसरी बात, जाति फैक्टर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हर चुनाव का एक नैरेटिव का ओवरराइडिंग फैक्टर होता है जो उस जाति के जो उसका गठबंधन है या गठजोड़ है उसको तोड़ता है या कमजोर करता है। जिस जाति के लोग चुनाव शुरू होने से पहले किसी एक पार्टी या नेता के साथ थे, वो बदल सकते हैं, और वो नैरेटिव कौन सेट करता है इस पर निर्भर करता है। ये इन 70 मिथिलांचल की 70 सीटों का जो अनुमान एग्जिट पोल लगा रहा है, आपके अनुमान से मेल खा रहा है? नहीं, ओवरऑल मैं माइक्रो पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्रो की बात कर रहा हूं। आपकी मैक्रो पिक्चर के साथ तो जा ही रहा है। अजीत जी, मिथिलांचल, और थोड़ा मिथिलांचल समझा भी दीजिए। देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे मिथिलांचल को लेकर के, बात जो हो रही थी, जो ये वो इलाका है जहां ऑलरेडी बीजेपी का मजबूत आधार है। इसमें दरभंगा का इलाका आता है, मधुबनी का इलाका आता है, समस्तीपुर का इलाका आता है, मतलब बड़ा इलाका जो सीतामढ़ी तक जाता है। सीतामढ़ी पूरा तो नहीं, लेकिन सीतामढ़ी का इलाका भी आता है। तो ये मिथिलांचल का एरिया है, ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, और उसी अनुपात में यादव और मुसलमान आबादी भी होती है। लेकिन ये इलाका कम्युनल पोलराइजेशन का भी इलाका होता है। जैसे मधुबनी की लोकसभा सीट होती है, अशोक यादव चुनाव जीतते हैं वहाँ, तमाम कोशिश के बावजूद वहाँ बड़े मुस्लिम लीडर हुए, लेकिन वो चुनाव जीतना अब उनके लिए मुश्किल हो गया। तो एक पोलराइजेशन का इलाका है, और इस इलाके में अगर ये रिजल्ट दिख रहा है तो इसका मतलब कि वो जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि कास्ट के ऊपर जो एक ओवरराइडिंग फैक्टर है, वो इस इलाके में ओवरराइडिंग फैक्टर एक हिंदुत्व का है, नरेंद्र मोदी के चेहरे का है, और फिर जो नीतीश कुमार का एक विनिंग नैरेटिव है लाभार्थी योजना का, उसका भी एक आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मिथिलांचल की ये जो 70 सीटें हैं, पिछली बार जो है आगे तो रही एनडीए, इसी अनुपात में आगे रही थी, या इस बार ज्यादा दिख रहा है? इस अनुपात में, लगभग इसी अनुपात में आगे है, लगभग इसी अनुपात। नहीं, पर सौरभ जी एक बात समझने की है यहाँ पे कि अगर जिस प्रकार का ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा ये भी इस डेटा से फिर हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि ये जो इस इलाके में ऐसा नहीं है कि, और ये जो वीआईपी वाला जो समुदाय जिसको आप कहते हैं, उसका भी प्रभुत्व है। और अगर ये डेटा बावजूद है महागठबंधन में, अगर ये डेटा है तो ये डेटा है, तो फिर वो जैसा मैंने कहा कि वीआईपी का लोड या ओवरलोड का जोर इसी बेल्ट पे चलता है ज्यादा। ये वो जो चल सकता था, अगर चल रहा होगा। बोराम की सीट जो है, इनके भाई वाली सीट जो है, उसी इलाके में आती है, और यही इनके भाई बैठे बीच चुनाव में। मिथिला जो है ना, नहीं सुनिए, मिथिला को आप दूसरे मैंने सुनिए, मिथिला जो है, एक सेकंड, मिथिला जो है भारत की सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म और धर्म के भारत का एक प्रमुख केंद्र है। वहां आज भी विस्पी क्षेत्र में ऋषि याज्ञवल्क्य का वो जगह दिखाई जाती है, वहां अहिल्या का वो दिखाता है, गौतम मुनि का है, कपिल मुनि का वहां आप देखिए कालिदास का है, विद्यापति का वो क्षेत्र है। आप शंकराचार्य जो है मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने गए, आप क्या उस क्षेत्र को केवल जाति के आधार पर गिनते हैं? तो फिर तो हिंदुत्व पूरा असफल। नेपाल के जनक, उन्होंने कह तो दिया जाति और धर्म दोनों। नहीं, नेपाल से लगा हुआ जो राजा जनक के दूसरे भाई थे, उनका राज उसी क्षेत्र में था, जो जनक का और याज्ञवल्क्य का संवाद आता है। माता जानकी का मंदिर बन रहा है, माता जानकी का मंदिर बन रहा है, उसका भी प्रभाव है। उस क्षेत्र के जो एक सामूहिक मनोविज्ञान परिवर्तित हुआ है पिछले 10 सालों में, उसको निकाल करके आप केवल ये कहेंगे कि ये जाति गिन लो। नहीं, मैं आपको अपना प्रयास बता देता हूं क्या, इसलिए मैंने आपसे वो पूछा था कि पिछली बार इस रीजन में कितना कैसा परफॉर्म किया। हमें तो ये पता लगाना है ना कि पिछली बार की तुलना में इस बार कहां हवा जा रही है, तो लगभग वैसा ही है जैसा दर्शकों की दृष्टि से देखिए, क्षेत्रों के आप देखिए, बिहार को एक दूसरे रूप में देखिए। जब मगध भारत का केंद्र था तो भारत पूरा सुगठित था,
तो वहां से जो नहीं एक चरित्र भी तो है ना क्षेत्र का। आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो लोगों के अंदर एक स्वाभिमान की भावना होती है। फिर कह रहा हूं वो चरित्र क्या बदला या नहीं बदला ये जानना है। हाँ, तो आप अगर बताएंगे ही नहीं सब जाति हो छोटी छोटी तो कैसे होगा? वो प्रदीप जी नहीं अब चले गए। नहीं, प्रदीप की बात नहीं, हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो वो चीजें मिथिला में अभी भी जाएंगे ना तो वहां के महिलाओं से आप बात सहमत हैं इस आंकड़े से? आपकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ा मतलब 5-10 आगे पीछे बाय एंड लार्ज सही है। सहमत है आप इससे? बिल्कुल सही। तो प्रदीप जी फिर तो अगर और ये क्या ट्रेंड बाकी रीजन्स में भी रहेगा? हर रीजन की अपनी एक तासीर होती है। सीमांचल में अलग रीजन की तासीर के अलावा जो है सोशल कॉम्बिनेशन भी होता है, पार्टी का असर, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और कैंडिडेट का भी असर होता है। तो ये सब मिलाकर एक ओवरऑल पिक्चर बनाते हैं। लेकिन मैं जो मिथिलांचल सीमांचल की बात हो रही थी कि मुस्लिम वोट MIM को मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए मुस्लिम वोट हर उस जगह पे बटेगा जहां बीजेपी नहीं है। नहीं, बीजेपी होगी तो कंसोलिडेट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पता लगा जब आप कह रहे हैं तो बीजेपी ही कह रहे हैं या ये कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी कह रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के नाम पर थोड़ा मुसलमान जो है दाएं बाएं हो आरजेडी जाता है। जितना नहीं कभी आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। वो hostile नहीं रहता है। हाँ, hostile hostile नहीं रहता कि इनको हराने के लिए हराना वोट है। करेंगे, वो नहीं जेडीयू ने करना है। बीजेपी के मामले में होता है कि इनको हराना है और किसी भी सीमांचल का भी अभी आंकड़ा आएगा, आप देखिएगा ऑलरेडी 12 सीटें थी वहां पिछली बार एनडीए को, और महागठबंधन को सिर्फ 7 ही सीट मिली थी। जो 4 जिले हैं, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया, इन 4 जिलों को मिलाकर के जो 24 सीटें उसमें 12 एनडीए ऑलरेडी सीमांचल पर भी सीमांचल में ज्यादा सीट कौन लड़ता है एनडीए में? बीजेपी लड़ती है। बीजेपी का ही कोर एरिया है, इसलिए बीजेपी लड़ती है वहां, और उसको कई पोलराइजेशन जो होते हैं उसका फायदा भी मिलता है। अब ये सारा दूसरे खाने हमारे लिए एनालाइज कर दीजिए आप। महागठबंधन 18 से 23 क्या बता रहा है, और जनसुराज अगर अधिकतम 1 सीट दिखा रहा है तो जनसुराज के लिए आगे वाला वक्त कैसा है? जनसुराज के लिए कौन सी सीट है वो हम लोग कोई गेस नहीं कर सकते हैं। कोई गेस नहीं कर सकता है कि 0 से 1 इसलिए लिख दिया 70 में 1 ही आया ना। हाँ, लेकिन कोई कौन सी सीट होगी वो नहीं बता सकता। जो सर्वे करा वो भी नहीं बता सकता कि वो कौन सी सीट होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मुझे पूरे बिहार में एज ए पार्टी जनसुराज का 1 वोटर मिला था, केवल दरभंगा में वो नहीं जाति का था। कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट्स को नहीं, सुनिए मैं जो बात कर रहा हूं कि मैं जनसुराज कैंडिडेट्स को वोट थे। जनसुराज एज ए पार्टी कहीं मुझे दिखाई दे रहा हो, ये मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है। ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। जनसुराज के लोगों को भी मैंने बताया था कि आपके कुछ कैंडिडेट्स हैं जो वोट ला रहे हैं, एज ए पार्टी आपको लोग जानता है, लेकिन लोग कहते हैं जनसुराज को वोट मिलेगा। तो मैं पूछा आप देंगे? तो नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। आपके गांव में वोट है तो मेरे गांव में तो नहीं है। यही स्थिति थी। आपके मोहल्ले में है तो मेरे मोहल्ले में तो नहीं है, लेकिन मिलेगा। मैं तो ये पूछ रहा हूं मोटी बात, 1/4 से करीब ज्यादा ही सीटें 70 बनी ना 243 की। तो अब अगर 1/4 से ज्यादा सीट में एक सीट पा रहे हैं एग्जिट पोल में, तो मतलब फैक्टर नहीं थे वो चुनाव में कोई? नहीं, उस तरह चुनाव जीतने का फैक्टर नहीं थे, लेकिन वो उनके कैंडिडेट्स वोट ले आएंगे और उसका असर नतीजों पर होगा। ये निश्चित रूप से कुछ जगह पे 18-20-25 सीटों पर दिखेगा। जनसुराज जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव का जो नैरेटिव, हाँ, उसमें ये फैक्टर है। तो फैक्टर नहीं है, नहीं कह जमीन सकते। पर चुनाव में कहीं फैक्टर नहीं। फैक्टर है। शुरू से कह रहा हूं, अंतर भी समझा दीजिए। फिर जमीन पे नहीं थी लेकिन माहौल में थी, इसलिए कि भाई वो नैरेटिव बनाना जानते हैं, चर्चा में आना जानते हैं। देखिए जो जनसुराज के टीवी चैनल पर जनसुराज पे बहस हो रही है, प्रशांत किशोर के इंटरव्यू आ रहे हैं। वोट ही नहीं मिलता तो पार्टी है भाई, नहीं मिलता तो आप बहुत शायर है टीवी पे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो नतीजे में दिख जाएगा। ऐसा नहीं आप है। नतीजे के दिन ये देखिएगा कि जनसुराज के कितने उम्मीदवारों की जमानत बची। ठीक है, मुझे लगता है कि अगेन हम थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर, अगर वो नैरेटिव था जैसे सर कह रहे हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं, तो नैरेटिव था, इनके मुंह से कहने का मतलब है कि था। ये नैरेटिव वोट में कितना कन्वर्ट होगा इस पर प्रश्न चिन्ह है, पर कन्वर्ट ही नहीं होगा, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जैसे उन्होंने कहा कि एक भी आदमी नहीं मिला, कोई ऐसा कहना मुझे लगता है ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जनसुराज में ट्रैक्शन है। अगर जनसुराज के बारे में जितने लोगों से मैं मिला या जितने लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, अगर वो ये भी कह रहे थे कि आगे इसका कुछ फ्यूचर होगा, तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने वहां जाके वोट भी दिया होगा। वो आ जाएगा डेटा में आपके पास, पर ये कहना कि वोट ही नहीं होगा। अरे एक चीज मैं सुनिए, नहीं एलिफेंट इन द रूम हम भूल जाते हैं देखना सर। तथ्य है ना, वो सिंपल और कठिन नहीं होता है। तथ्य होता है। तथ्य यह है बिहार का कि मान लीजिए मैं गया हूं, अगर 15 दिन में घूम रहा हूं, और मैं तो ढूंढ रहा था ना जी, जहां देखिए बीजेपी का जैसे कोई विद्रोही उम्मीदवार खड़ा है,
वहां अगर 4-5 हजार वोट काटते हैं तो बीजेपी के लिए ऐसे ऐसे कम से कम 13, 14, 15 जगह की हो समझ सकता है। लेकिन वोट है जो पार्टी समझ मिल गया रहा मैं, है, वो बात है वो नहीं। भी कहते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कोई वोटर ये नहीं डेटा है, हमको ये तो बता रहा है कि क्या भाई होता इतनी है? सीट जीत सकते हैं, कितना वोट लिया ले सकते हैं, ये नहीं बता रहा है। वो अलग एक अलग डायमेंशन है। मैं जो कह रहा था हम एलिफेंट इन द रूम को इग्नोर कर रहे हैं, वो तो है तेजस्वी यादव। 70 सीट में अगर 18 से 23 है तो अभी उम्मीद बाकी है, बाकी चरणों की 3-4 चरणों में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की, या यहीं खत्म हो जाती है? राहुल जी, देखिए, उम्मीद बिल्कुल कायम है, ऐसा नहीं कायम कह सकते कि उम्मीद कायम नहीं है। और बड़े आशावादी है। नहीं, मैं एकवादी नहीं हूँ, एक साइड पे नहीं हूँ, है ना, इसलिए तो आप ये कहें कि वो उसको राइट ऑफ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव को अगर वो एक समय ऐसा था बिल्कुल 2-3 सीटों पे आ गए थे और उसके बाद जो है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए, तो नेचुरली नहीं, बट राहुल जी अब इस बात पर आप एक आइडियोलॉजी इसको करिएगा, थेराइज करिएगा, लेकिन जब वो 22 सीट पर आ गए थे तो अगली बार उनको कंधा लगाया नीतीश कुमार ने, तो उनको 80 पर ले गए, और उसके अगली बार चिराग पासवान ने 6% वोट काटा तब जीते। नहीं, वैसी नहीं, कोई स्थिति तो नहीं भी दिख रही है। बीजेपी से ज्यादा सीटें लेते हैं ना, अगर मैं दल वाइज कहता हूँ तो बीजेपी से ज्यादा राहुल जी, सीटें मेरा लेते हैं। प्रश्न जो था तो ना, मेरा ये कहना है कि राइट ऑफ बिहार की राजनीति में क्या आपने राइट ऑफ राहुल जी, मेरा सवाल फिर आप समझे नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था कि 14 को क्या हो सकता है, या 14 तारीख के दिन उम्मीद बनी रहेगी कि नहीं। मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। ये एग्जिट पोल अगर आज के दिन ये बता रहा है 243 में 70 पर 80 से 23, तो क्या अभी जब हमारे पास बाकी रीजन्स के डेटा आएंगे उसमें आपको उम्मीद दिखती है? मुझे लगता है अभी सीमांचल का आएगा, अच्छा, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट रहता है। मुझे लगता है कि अगर क्या मगध में हो सकता है बेटर, मगध का आएगा, मगध में वैसे भी मगध और शाहबाद का आएगा, यहाँ मगध शाहबाद का आएगा, तो वो वहां पर स्ट्रांग है, तो उसके क्या वो पर मेंटेन ये सौरभ जी एक इंटरजेक्शन उसमें भी उत्तर बिहार, एक सेकंड, एलजेपी अगर इस मिथिलांचल में राजद की अगर ये है स्थिति जी, आप याद करिए लालू यादव जी के हेडेज में ये वही इलाका था जहां मैक्सिमम सीटें राजद को आती थी। अगर वहां से ये डिक्लाइन है, यहाँ मिथिलांचल, हाँ, इसलिए डिक्लाइन है क्योंकि ये जो ईबीसी फॉर्मेशन जो नीतीश कुमार ने किया, और जो हम ये ना भूलें कि मोदी फैक्टर भी बिहार में है, और मोदी और ईबीसी का जो गठजोड़ जब हो जाता है तो मिथिलांचल में आपको रिजल्ट दिख रहा है। चलिए मैं दूसरा जो रीजन कह रहे हैं आपको ना, दिखाई देता हूं। यही बात, इसी तरह की बात नीतीश कुमार ने कही थी जब जाति जनगणना की बात हो रही थी। कह रहे थे ये तेजस्वी बहुत चिल्ला रहा है, मुझे ना, लगता है जिस दिन हो जाएगी जाति जनगणना ये रोएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है जाति से ज्यादा जो 10,000 रुपए दिए उसका बहुत ज्यादा असर है। अच्छा,